नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें टॉप 10। आइए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट लाने के लिए जियो और स्पेस एक्स का करार। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए रिलायंस जियो और स्पेस एक्स में साझेदारी। रिलायंस जियो ने भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा लाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ करार किया है। इस साझेदारी के तहत स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट को भारत में लाने की योजना है। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी जरूरी है। इससे पहले एयरटेल ने भी स्पेस एक्स के साथ इसी तरह का समझौता किया था। जियो ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड यानी JPL ने भारत में स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। यह करार स्पेस एक्स द्वारा भारत में सेवाएं उपलब्ध कराने के प्राधिकरण पर निर्भर है। समझौते का उद्देश्य यह समझना है कि स्टारलिंक जियो की सेवाओं को कैसे बढ़ा सकता है और भारतीय ग्राहकों के लिए कैसे अनुकूल हो सकता है। जियो अपने रिटेल आउटलेट्स और ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के माध्यम से स्टारलिंक सॉल्यूशन उपलब्ध कराएगा, जिससे देश के ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों तक विश्वसनीय ब्रॉडबैंड सेवाएं पहुंचाई जा सकेगी। 12 मार्च को नासा का बड़ा लॉन्च, सुनीता विलियम्स की वापसी की उम्मीद। नासा का क्रू 10 मिशन तैयार, सुनीता विलियम्स की घर वापसी का रास्ता साफ। नासा का क्रू 10 मिशन 12 मार्च को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए लॉन्च होगा। इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS जाएंगे, जिसके बाद वहां मौजूद क्रू 9 टीम है, जिसमें सुनीता विलियम्स, बैरी विल्मोर, निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्सांद्र गोरबुनोव शामिल हैं। एक हफ्ते के भीतर पृथ्वी पर लौटेगी। सुनीता और विल्मोर ने 5 जून 2024 को स्टार लाइनर यान से अंतरिक्ष यात्रा शुरू, लेकिन तकनीकी खामी के कारण यान बिना क्रू के लौट आया। रेस्क्यू के लिए नासा ने हैग और गोरबुनोव को भेजा था। क्रू 10 के कमांडर एन मैकलीन, पायलट निकोल आयर्स, जापानी अंतरिक्ष यात्री तकुया ओनिसा और रूसी किरिल पेस्कोव होंगे। क्रू 10 के ISS पहुंचने के बाद मौसम की स्थिति और डेटा हैंडओवर का कारण सुनीता और उनकी टीम 19 या 20 मार्च तक पृथ्वी पर लौट सकती है। भारत मॉरिशस व्यापार समझौतों में संशोधन की तैयारी, DTAC पर बातचीत जारी। मॉरिशस के विदेश मंत्री ने जताई DTAC और ICPA में संशोधन की जरूरत। मॉरिशस के विदेश और व्यापार मंत्री धनंजय रामफल ने भारत के साथ दोहरे कराधान बचाव संधि और व्यापक आर्थिक सहयोग एवं भागीदारी समझौते में संशोधन की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि 2016 में संशोधन के बाद से भारत में मॉरिशस से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई है। दोनों समझौतों पर पुनर्विचार करने के लिए संयुक्त समिति का दूसरा सत्र जल्द आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस को भारत का परिवार बताते हुए कहा कि यह द्वीपीय राष्ट्र वैश्विक दक्षिण से भारत को जोड़ने वाला एक सेतु है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने में मॉरिशस की पहल की सराहना की और कहा कि मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान दोनों देशों के ऐतिहासिक रिश्तों का प्रतीक है। पीएम मोदी ने बिहार के मखाने का जिक्र करते हुए कहा कि यह जल्द ही दुनिया भर के नाश्ते का हिस्सा बनेगा। होली के जश्न का जिक्र करते हुए उन्होंने भारतीय समुदाय से अपनी भावनाएं साझा की। होली पर प्लेटफॉर्म में बदलाव, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से यात्री से पहले चेक करें ट्रेन स्टेटस। होली भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली स्टेशन पर 11 से अधिक ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले। होली के मौके पर भीड़ को देखते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से संचालित कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदले गए हैं। रेलवे ने 11 से अधिक ट्रेनों का प्लेटफॉर्म परिवर्तन किया है और होली स्पेशल ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 16 से संचालित करने का निर्णय लिया है। वैशाली एक्सप्रेस अब प्लेटफॉर्म 8 की जगह 16 से रवाना होगी, जबकि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 7 के बजाय 16 से चलेगी। नई दिल्ली जम्मूतवी एक्सप्रेस और लखनऊ मेल अब प्लेटफॉर्म 12 से रवाना होंगी। दिल्ली बनारस ट्रेन प्लेटफॉर्म 15 की जगह 6 से चलेगी। डिब्रूगढ़ राजधानी प्लेटफॉर्म 16 के बजाय 15 से और हावड़ा राजधानी प्लेटफॉर्म 15 की जगह 14 से संचालित होगी। सियालदह एसी दुरंतो अब प्लेटफॉर्म 9 से चलेगी। महाबोधि एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 6 के बजाय 12 से और गोमती एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म 12 की जगह 5 से रवाना होगी। यात्रियों से अपील है कि घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस अवश्य जांच लें। पाकिस्तान की अखंडता पर खतरा, पूर्व DGP बोले बलूचिस्तान पर से सरकार का नियंत्रण खत्म। जफर एक्सप्रेस पर कब्जा, 30 पाक सैनिकों के मारे जाने का दावा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में क्वेटा से पेशावर जा रही जफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला कर कब्जा कर लिया।
बीएलए ने 30 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और 214 यात्रियों को बंधक बनाने का दावा किया है। सेना ने 13 बलूच लड़ाकों को मार गिराने की बात कही है। मुठभेड़ के बाद 80 यात्रियों को छुड़ाने का भी दावा किया गया है। बीएलए ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए बलूच नेताओं और बंदियों की रिहाई की मांग की है। पाकिस्तानी सेना ने बलूच लड़ाकों से निपटने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि आतंकियों के खात्मे तक अभियान जारी रहेगा। मीनवाइल जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वेद ने कहा कि पाकिस्तान टूट के कगार पर है और बलूचिस्तान पर से सरकार का नियंत्रण समाप्त हो चुका है। बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर सेना नजदीक आई तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। मौसम का मिजाज बदला, पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बढ़ा तापमान। कश्मीर उत्तराखंड में बर्फबारी, राजस्थान गुजरात में तापमान 42 डिग्री पर। देश के कई हिस्सों में मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। कश्मीर और उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी हो रही है, जबकि राजस्थान गुजरात समेत मैदानी क्षेत्रों में तापमान बढ़ने लगा है। गुजरात और राजस्थान में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है, जबकि उड़ीसा, विदर्भ, कोंकण और गोवा के तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। उत्तराखंड में केदारनाथ समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के गुलमर्ग, जोजिला और हिमाचल प्रदेश के मनाली केलांग हाईवे पर भी हिमस्खलन हुआ है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे 14 मार्च तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में बारिश, बर्फबारी और बिजली गिरने की संभावना है। यूपी बोर्ड परीक्षाएं समाप्त। 19 मार्च से शुरू होगा कॉपियों का मूल्यांकन। 261 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड कॉपियों की जांच। सख्त निगरानी में शुरू होगी प्रक्रिया। यूपी बोर्ड परीक्षाएं बुधवार को समाप्त हो रही हैं। 19 मार्च से 2 अप्रैल तक प्रदेश के 261 केंद्रों पर कॉपियों का मूल्यांकन किया जाएगा। स्टैटिक मजिस्ट्रेट और पर्यवेक्षक की निगरानी में यह कार्य होगा। जिला स्तर पर मूल्यांकन केंद्रों की निगरानी के लिए स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती अनिवार्य होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने निर्देश जारी कर कहा कि मूल्यांकन शुरू होने से 1 घंटा पहले मजिस्ट्रेट को केंद्र पर उपस्थित होना होगा। सभी केंद्र सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे, जिनकी मॉनिटरिंग जिला और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से की जाएगी। मूल्यांकन केंद्रों पर मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। मुख्य गेट पर ही इन्हें जमा कराना होगा। बुधवार को हाई स्कूल परीक्षाएं समाप्त हो गयी, जबकि इंटरमीडिएट में अंग्रेजी का पेपर दूसरी पाली में आयोजित किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी बरती जा रही है। यमुना में बोट टूरिज्म को हरी झंडी, लेकिन विशेषज्ञों ने जताई पर्यावरणीय चिंता। दिल्ली में बोट टूरिज्म की तैयारी, यमुना की सेहत बिगड़ने का खतरा। दिल्ली सरकार और केंद्र ने यमुना नदी में बोट टूरिज्म शुरू करने के लिए समझौता किया है। नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस पहल को भविष्य के लिए सुंदर बताया, लेकिन विशेषज्ञों ने इस पर चिंता जताई है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह का कहना है कि यमुना तीर्थाटन के लिए है, पर्यटन के लिए नहीं। पर्यटन गतिविधियों से बाढ़ क्षेत्र और नदी के सेहत पर नकारात्मक असर पड़ेगा। पर्यावरणविद हिमांशु ठक्कर ने चेतावनी दी कि बोट टूरिज्म से सोनिया विहार से जगतपुर के बीच नदी का पानी प्रदूषित हो सकता है। इससे जलीय जीव और इकोसिस्टम प्रभावित होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक सेवा के प्रभाव का विस्तृत आकलन नहीं हुआ है। समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण DDA, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली पर्यटन निगम के बीच भी समझौता हुआ। HIV रोकथाम में बड़ी सफलता, सालाना इंजेक्शन असरदार। लेनाकेपाविर इंजेक्शन से HIV पर काबू की उम्मीद। HIV के इलाज में उम्मीद की किरण दिखाई दी है। द लेसेंट जर्नल में प्रकाशित क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे बताते हैं कि HIV से बचाव के लिए सालाना इंजेक्शन सुरक्षित और प्रभावी है। अमेरिका में विकसित यह इंजेक्शन लेनाकेपाविर नाम से जाना जाता है और इसे प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी PrEP दवा के रूप में तैयार किया गया है। गिलियड साइंसेज द्वारा विकसित यह दवा मांसपेशियों में इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। ट्रायल के नतीजों के अनुसार यह दवा मानव कोशिकाओं में HIV के प्रवेश और वृद्धि को रोकती है। पहले चरण के ट्रायल में 18 से 55 वर्ष के 40 HIV नेगेटिव प्रतिभागियों को शामिल किया गया। दवा के 2 फॉर्मुलेशन तैयार किए गए थे, एक में 5% और दूसरे में 10% इथेनॉल था। प्रतिभागियों को 5000 मिलीग्राम की एक खुराक दी गई। 56 सप्ताह तक सैंपल एकत्र कर विश्लेषण किया गया। विशेषज्ञों के अनुसार यह नई खोज HIV रोकथाम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि वर्तमान में HIV या एड्स के लिए कोई स्वीकृति इलाज नहीं है।
अमेरिका ने भारत पर टैरिफ नीतियों को लेकर साधा निशाना। व्हाइट हाउस ने भारतीय टैरिफ नीतियों को बताया निर्यात में बाधा। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ नीतियों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि भारत अमेरिकी शराब पर 150% और कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाता है, जिससे निर्यात में अड़चनें आ सकती हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इससे केंट के बॉर्बन के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। लेविट ने जापान पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वहां चावल पर 700% टैरिफ लगाया जाता है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि ट्रंप पारस्परिकता में विश्वास करते थे और अब अमेरिका को ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो व्यवसायों और श्रमिकों के हितों का ख्याल रखे। उन्होंने कनाडा पर भी अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाया और कहा कि दशकों से अमेरिका के साथ अन्याय हो रहा है। लेविट ने कहा कि टैरिफ के जरिए अमेरिका बस अपना हक वापस पाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति संतुलित और निष्पक्ष व्यापार नीतियों के पक्षधर हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें टॉप 10।